गुड मॉर्निंग क्लास। आज स्टार्ट किया जाएगा संविधान की प्रस्तावना और राज्य पुनर्गठन आयोग। तो संविधान की प्रस्तावना और राज्य पुनर्गठन आयोग में स्टार्ट किया जा रहा है। पहले संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अब जहां प्रस्तावना शब्द आ गया, यहाँ से बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम आपको पॉइंट बता दे रहे हैं। पहली पॉइंट है कि संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर दूसरी पॉइंट है, संविधान में हम भारत के लोग शब्द, हम भारत के लोग, यह जो शब्द है यह अमेरिका से लिया गया है। यानी संविधान का जो शब्द है अमेरिका से लिया गया है और भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तीसरा पॉइंट, विषय वस्तु। संविधान की विषय वस्तु, संविधान की विषय वस्तु पर 1919 का भारत शासन अधिनियम का प्रभाव है। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। यह 3 पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद देखिए पूछा जाता है कि संविधान निर्माताओं का प्रतिबिंब किसमें दिखाई देता है, तो प्रतिबिंब भी प्रस्तावना में ही दिखाई देता है। संविधान निर्माताओं का प्रतिबिंब प्रस्तावना में दिखाई देता है। इसकी महत्वपूर्ण एक पॉइंट और है, प्रस्तावना को कुंजी कहा गया है और साथ ही आत्मा भी कहा गया है। संविधान की आत्मा भी कहा गया है। यह तो प्रस्तावना से इतने शब्द उठा के अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आइए प्रस्तावना है क्या, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ ले। तो प्रस्तावना में है क्या कि हम भारत के लोग, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिसको हम बता रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए डैश आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत आत्मर्पित हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत आत्मर्पित एवं अधिनियमित करते हैं। ये तो संविधान में लिखा गया प्रस्तावना है, लेकिन इसमें अब यहाँ क्वेश्चन एक बन जाता है कि 26 संविधान लागू होते समय संविधान की प्रस्तावना की संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य यह थी। इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़ दिया गया। एक है समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंड।
यह 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो अब इसकी संविधान की जो प्रस्तावना हो गई, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र बनाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 को करते हैं। तो ये तो संविधान की प्रस्तावना हो गई। अब देखिए, यह जो संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। इंदिरा गांधी के काल में ये संशोधन करके 3 शब्द जोड़ दिया गया। अब देखिए, जो प्रस्तावना में शब्द है, हर शब्द का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया भारत किसी भी दशा में किसी विदेशी के अधीन नहीं है, किसी विदेशी के अधीन नहीं है। पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत किसी भी दशा में किसी विदेशी के अधीन नहीं है। दूसरा शब्द इसमें आ जा रहा है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य। अब यह लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब हो गया भारत सरकार को शक्ति, जनता द्वारा। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब हो गया भारत सरकार को शक्ति जनता द्वारा मिली है। अब आ गया इसमें समाजवाद शब्द है। समाजवाद, इसका अर्थ है आर्थिक न्याय की ओर, आर्थिक न्याय की ओर। इसका मतलब है समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान देगी। तो समाजवाद हो गया। अब आइए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, अब पंथ निरपेक्ष जो है धर्म निरपेक्ष का हिंदी रूपांतरण है। धर्म निरपेक्ष का हिंदी रूपांतरण है। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं देगा, राज्य किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं देगा, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ये हो गया पंथ निरपेक्ष। इसमें एक शब्द है अखंड, यानी किसी भी हाल में भारत के खंड नहीं किए जाएंगे, भारत का खंड नहीं किया जाएगा। यह तो जो प्रस्तावना में महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं उसका परिभाषा मतलब अर्थ हम बता दिए कि लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है और अखंड का मतलब क्या होता है। यह संविधान की प्रस्तावना हुई। अब यह संविधान की प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण वाद हुए हैं। थोड़ा वाद का ही देख लिया जाए। महत्वपूर्ण वाद में एक वाद हुआ था बेरूबारी बनाम यूनियन। बेरूबारी बनाम यूनियन 1960। बेरूबारी बनाम यूनियन 1960 में इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या हेतु, संविधान की व्याख्या हेतु आवश्यक है। बेरूबारी बनाम यूनियन 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान की व्याख्या हेतु प्रस्तावना आवश्यक है, परंतु इसका भाग या अंग नहीं है। भाग या अंग नहीं है। यह तो बेरूबारी बनाम यूनियन में हुआ। इसके बाद दूसरा वाद हुआ केशवानंद
भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह आया था 1973 में, 1973 में। इसमें केशवानंद भारती बनाम वाद में बेरूबारी के निर्णय को उलट दिया गया, बेरूबारी के निर्णय को उलट दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है, अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा जा रहा है कि बेरूबारी बनाम यूनियन जो है इसके निर्णय को उलट दिया गया और कहा गया अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसद संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचा नहीं बदल सकती है। यह 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट देखिए, इसी में एक आ रहा है मिनरवा, मिनर्वा मीन्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मीन्स बनाम भारत संघ। यह 1980 में वाद हुआ। मिनर्वा मीन्स बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम का समर्थन किया और कहा कि 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन वही होने चाहिए जो अधिक वचन देने वाले हों, न कि मूल्यवान परंपराओं को डुबोने वाले हों, न कि मूल्यवान परंपरा को डुबाने वाले हों। अब देखिए यह प्रस्तावना है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसके लिए 3 वाद महत्वपूर्ण, इसको याद ध्यान रखना है। पहला वाद है बेरूबारी बनाम यूनियन 1960 में। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि संविधान की व्याख्या हेतु प्रस्तावना आवश्यक है, लेकिन इसका भाग या अंत नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, इसमेम सुप्रीम कोर्ट बेरूबारी के निर्णय को उलट रही है और कह रही है अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। 368 का प्रयोग करके संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता है। मिनर्वा मीन्स बनाम भारत संघ आ रहा है, यह केशवानंद भारती के निर्णय का सपोर्ट कर रहा है, यानी समर्थन कर रहा है और कह रहा है 368 के द्वारा जो संविधान में संशोधन हो रहा है वह ऐसा संशोधन होना चाहिए जो अधिक वचन देने वाले हों, यानी लाभ करने वाले हों, न कि मूल्यवान परंपराओं को डुबोने वाले। तो यह प्रस्तावना में इतना बात थी, यह हम आपको बताए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम राज्य पुनर्गठन आयोग को बता रहे हैं। हाँ चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन, इसको थोड़ा देखिए। देखिए जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। यह 4 प्रकार के राज्य थे, ए, बी, सी और डी। 4 प्रकार के राज्य थे। आजादी के बाद देश में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हुई। आजादी के बाद देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी। तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में, देखिए सन महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 1948 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नाम है यस के धर
या कहीं कहीं दत्त भी मिलता है, को आयोग का अध्यक्ष बनाकर भेजे कि जाके देखिए जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग हो रही है वह सही है या गलत। तो इन्होंने अपने निर्णय में कहा कि मांग जो है गलत है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। 1948 में ही JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यह आयोग गया, यह भी अपने प्रतिवेदन में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, यानी ये भी समर्थन नहीं किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जनता की बातों पर जनता की बातों पर विचार करने के लिए जनता को आश्वासन दिए। 1948 से लमसम 4 वर्ष बाद जब जनता की बातों पर कोई विचार नहीं किया गया तो 1952 में 43 रामलू आमरण अनशन पर बैठे। 52 दिन उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब जब 52 दिन उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई तो जनता एकदम उग्र रूप धारण कर ली। जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो रहा है, पहला राज्य है। 1900 देखिए यह घोषणा 1952 में मृत्यु के तुरंत बाद घोषणा कर दी गई थी। 1953 में इसको विधिक रूप दिया गया है, घोषणा यहाँ की गई और विधिक रूप यहाँ दे दिया गया और आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो अगल बगल जितने भी राज्य थे सभी लोग भाषा के आधार पर गठन की मांग करने लगे। तो इसके लिए 1953 में ही 1953 में एक है फजल अली, या इसको अफजल अली भी कहा जाता है, फजल अली, और 2 इनके और सहयोगी, एक का नाम था पंडित हृदय नाथ कुंज और एक व्यक्ति का नाम था सरदार KM पनिकर। सरदार KM पनिकर। आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 1955 में अपना प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन में कहा कि जो ABCD राज्य हैं इनको समाप्त किया जाए और 2 श्रेणी में राज्यों को बांटा जाए। एक रहेगा राज्य, एक रहेगा केंद्र शासित प्रदेश, यानी 4 प्रकार के राज्यों को तोड़कर 2 प्रकार के राज्यों में बांटा गया। एक हुआ राज्य, एक हुआ केंद्र शासित प्रदेश। तो जब यह किया गया व्यवस्था तो उस समय राज्यों की संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5 थी। आज राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। इतना बात हो गया। अब इसी के प्रतिवेदन पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। यह राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना तो इसमें अब राज्य कैसे बनेगी। देखिए परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष मतलब कि गठन 1956 में किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग हो गया। अब यह 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना है तो संविधान में संशोधन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया जिससे ये राज्य बने।
यहाँ तक देखिए राज्य की पूरी कहानी थी। अब राज्य कैसे बनेंगे, 7वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राज्य कैसे बनेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ राज्यों को हम दिखा दे रहे हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आपको थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो गया। अब इसके द्वारा भारत में कुछ राज्य हैं, जिसे देख लीजिए, हर राज्यों को ऐसे सन याद रखना। हम कुछ राज्यों को यहाँ दिखा रहे हैं आपको, जो आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए ऊपर एक जम्मू कश्मीर था, इसके नीचे वाला यह जो हिस्सा था इसको पेप्सको कहा जाता था। तो इसमें 1966 में शाह आयोग 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया। इसके द्वारा यह जो जम्मू कश्मीर के नीचे वाला हिस्सा था इसको तोड़ दिया गया 4 राज्यों में। एक था पंजाब, दूसरा था हरियाणा, तीसरा था हिमाचल प्रदेश और चौथा था चंडीगढ़। 1966 में इसको पेप्सको बोला जाता था। यह पूरा एरिया इसी का था। इसके खंड किए गए, 4 खंड हुए। इस 4 खंड को करने वाले आयोग का नाम है शाह आयोग, जो 1966 में आया और इसको 4 खंडों में तोड़कर 4 हिस्सा में बांट दिया। इधर ये हो गया। अब थोड़ा सा इधर देखिए, यूपी को याद रखना है। इसके नीचे एमपी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसके नीचे इस तरह के बिहार है। इनको थोड़ा याद करने का 2000 में सब हुआ है। 2000 में इनको तोड़ के अलग अलग किया गया। तो देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश को, मध्य एमपी यानी मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। उसके बाद यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया और फिर बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया। यानी 2000 में मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड अलग हुआ और बिहार से टूटकर झारखंड अलग हुआ। अब इसमें भी कभी कभी क्रम दे देता है, कौन पहले टूटा है, कौन बाद में टूटा है, कौन को टूटा है। तो थोड़ा याद रखिएगा। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ा गया और आखिरी वाला है 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को तोड़ा गया। तो इस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन के वीडियो और प्लस प्रस्तावना जो है हम आपको एक वीडियो में लेके आए हैं और आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।